हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लैट, आईलेट, यूजीसी नेट और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन चारों ही एग्जाम्स के पास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस जिनमें केस लॉज को डिस्कस किया गया है उन्हें डिस्कस करूंगी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉर्ट से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला केस है वुलरेज वर्सेस समर। ये 1963 का केस है और ये नेग्लिजेंस और उसके साथ साथ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस को डिस्कस करता है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है कि अगर एक इंसान जिसने खुद एक टॉर्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर दी है तो बाद में ये नहीं बोल सकता कि अरे उसकी वजह से मुझे नुकसान हो गया। तो अब इस केस के फैक्ट्स के थ्रू इस मैगज़िन को समझते हैं। तो अब इस केस में ये हुआ कि जो हमारे प्लेंटिफ थे वो एक हॉर्स रेस देखने गए थे और वहाँ पे वो फोटोग्राफर थे। अब हॉर्स रेस के दौरान ही एक जो हॉर्स था वो गैलप करके इनके सामने आ गया और इनके ऊपर चढ़ गया। तो अब यहाँ पर हमारे प्लेंटिफ ने बोला कि क्योंकि हॉर्स ने उनको हार्म कर दिया है इस वजह से उन्हें इसके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आएगा। आप खुद ही हॉर्स रेस देखने आए थे तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि क्या पता कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हॉर्स अपनी जो रेस है उसके अलावा आपके पास आ जाए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है तो इसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लगेगा और आप हॉर्स के ऊपर जो जॉकी है या फिर जिसने रेस कंडक्ट करवाई है उनको लायबल होल्ड नहीं कर सकते हैं। हमारा दूसरा केस है ओवरसीज टैंकशिप वर्सेस मॉड्स डॉक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये 1961 का केस है और ये रीजनेबल फोर्सिबिलिटी से रिलेटेड है। तो अब इस केस में डिपेंडेंट्स के पास एक शिप थी और वो शिप वाटर में थी, पर हाँ जो वॉर्फ है उसके पास थी। तो वॉर्फ वो एरिया होता है जहाँ पर शिप अपने सारा जो कार्गो होता है उसको अनलोड करता है या फिर अगर पैसेंजर्स वगैरह होते हैं तो वो भी वहीं पर उतारते हैं। तो वो शिप वॉर्फ के थोड़ा सा पास में थी और शिप में से फर्नेस ऑयल रखा हुआ था, वो लीक हो रहा था। तो वो लीक होते होते काफ़ी उसकी एक लेयर बन गई वाटर के ऊपर और वो वॉर्फ तक चला आया। अब वॉर्फ के पास ही लोग जो थे वो वेल्डिंग का काम कर रहे थे। अब उन लोगों ने नोटिस तो किया कि ये ऑयल है, पर उन्हें लगा कि पानी के ऊपर ऑयल है कैसे ही जलेगा, तो उन्होंने अपना काम जारी रखा। अब उसी टाइम पे कॉटन का कुछ डेबरी वहां पर कलेक्ट हो गई थी पानी के पास ही, और जो वेल्डिंग से आग निकली वो जाके उस कॉटन के डेबरी पे लगी और उससे वो ऑयल में लगी और जिस वजह से चारों तरफ आग फैल गई और जो वो वॉर्फ था उस पूरे में आग लग गई और काफी सारा नुकसान हो गया। तो अब जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्होंने डिफेंडेंट को लायबल माना और उन्होंने उसके खिलाफ केस किया कि आपकी शिप से ही ऑयल निकला था, ऑयल लीकेज हुआ और इसी वजह से देखिए सब जगह आग लग गई और हमारा सबका नुकसान हो गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के टेस्ट को अप्लाई करते हुए ये बोला कि हम किसी एक इंसान को सिर्फ उसी के एक्ट्स के लिए लायबल होल्ड कर सकते हैं जो वो रीजनेबली फोर्स ही कर सकता था। अब ऑयल निकला है उसकी वजह से यहाँ पूरे वॉर्फ में आग लग जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा फारफेच्ड आइडिया है और ये डिफेंडेंट्स ने रीजनेबली फोर्स ही किया ही नहीं था। ऊपर से जो खुद प्लेंटिफ हैं जो ये मेटल का काम कर रहे थे, वहाँ पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे, उनको पता था कि ऑयल है लेकिन तब भी उन्होंने वेल्डिंग का काम चालू रखा, तो कहीं ना कहीं उनकी भी नेग्लिजेंस है। बट कोर्ट ने मेनली रीजनेबल फोर्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट को देखते हुए बोला कि क्योंकि हम ये फोर्स ही नहीं कर सकते थे इस वजह से यहाँ पर हम डिफेंडेंट्स को लाइबल होल्ड नहीं करेंगे। हमारा तीसरा केस है टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभु दयाल। ये 1975 का केस है और ये डैमनम साइन इंजूरिया मैग्जिम से रिलेटेड है। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब ये होता है कि आपका डैमेज तो हुआ है, मतलब आपको लॉस हुआ है, पर कोई भी लीगल इंजरी नहीं हुई है और ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी लीगल रेमेडी नहीं मिल सकेगी टॉर्ट्स के अंदर। तो अब इस केस में हमारे प्लेंटिफ के 16 शॉप्स थे टाउन एरिया में और जो टाउन एरिया कमिटी थी हमारे डिफेंडेंट, उन्होंने ये 16 शॉप्स को डिमोलिश कर दिया। तो प्लेंटिफ ने ये बोला कि उन्होंने जो डिमोलिश किया है इससे मुझे लॉस हुआ है। बट डिफेंडेंट्स ने ये बोला कि एक्चुअली में जो ये शॉप्स बनी थी ये इलीगल तरीके से बनी थी एंड देयरफॉर उन्हें डिमोलिश करना टाउन एरिया कमेटी की ड्यूटी थी और अगर उन्होंने वो ड्यूटी करी है तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। पर हाँ, प्लेंटिफ का ये कहना था कि ये टाउन एरिया कमेटी के जो हेड हैं उनके साथ प्लेंटिफ का झगड़ा चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैलिस की वजह से है। तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई इंसान अपनी ड्यूटी कर रहा है उसमें अगर मैलिस भी है तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। कोर्ट ने बोला कि अ लीगल एक्शन दो मोटिवेटेड बाय मैलिस विल नॉट मेक द एक्टर लायबल। तो इस वजह से टाउन एरिया कमेटी को लायबल होल्ड नहीं किया गया और डैमनम साइन इंजूरिया को अप्लाई करते हुए प्लेंटिफ को कोई भी डैमेज क्लेम करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। अब हमारे फोर्थ और फिफ्थ केस एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं क्योंकि ये एक ही प्रिंसिपल पे हैं।
तो ये रीजनेबल फोर्सिबिलिटी से रिलेटेड है और प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट हैंड इवेंट पे बेस्ड है। तो फर्स्ट हैंड इवेंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप खुद प्रेजेंट हो, आप खुद अपने सामने देख रहे हो। अब आप इस प्रिंसिपल को इन दोनों केसेस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं पहले केस की तरफ। तो हमारा पहला केस है हैम्ब्रुक वर्सेस स्टोक्स ब्रूक्स। ये केस 1925 का है और इस केस में एक माँ और एक उनका बच्चा, ये दोनों साथ साथ में फुटपाथ के साइड चल रहे थे। तो अब बच्चा चलते चलते आगे की तरफ निकल गया और जो माँ थी वो पीछे ही थी। उसी टाइम पे जो रोड थी उस पे एक लॉरी आती है और जो बहुत तेजी से चल रही होती है। तो माँ को लगता है कि हो सकता है अगर मेरा बच्चा रोड पे होगा तो इस लॉरी के थ्रू मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी। तभी माँ आगे की तरफ बढ़ती है और एक बाई स्टैंडर जो होता है वो बाई स्टैंडर इनको बताता है कि हाँ हाँ आगे उस लॉरी से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो जो मदर थी उसे लगता है अरे मेरे ही बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और इस वजह से उसको नर्वस शॉक हो जाता है। तो अब जो ये नर्वस शॉक होता है उसको जो मेंटल ब्रेकडाउन होता है इसके लिए वो जो लॉरी का ड्राइवर था उसको लायबल होल्ड करती है और कोर्ट में केस करती है। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आता है कि जो ये मदर का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था ये रीजनेबल फोर्सेबल चीज़ है या नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट ने फर्स्ट हैंड इवेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए बोला कि ये रीजनेबल फोर्सेबल है। ऐसा इसलिए कोर्ट ने कहा क्योंकि माँ ने अपने सामने ही लॉरी को तेज स्पीड से नीचे जाते हुए देखा था और उसे लगा था कि कहीं शायद मेरे बच्चे को चोट लग सकती है, क्योंकि वो वहां पर खुद ही प्रेजेंट थी और उसने खुद अपने सामने लॉरी को जाते हुए देखा और वो चीज़ एक बाई स्टैंडर ने उसको बताई कि हाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से उसे शॉक लगा। तो ये सब कुछ फर्स्ट हैंड इवेंट का इशारा है और क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इवेंट है इस वजह से रीजनेबल फोर्सेबल है, इस वजह से इसको यहाँ पर डैमेजेस दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा केस है वो है बॉरहिल वर्सेस यंग और ये 1943 का केस है। अब इस केस में ए और बी ये दोनों लोगों का एक ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। अब क्योंकि ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है इस वजह से ए और बी दोनों को चोटें आती हैं और जो रोड होती है उसके ऊपर थोड़ा खून भी फैल जाता है। अब उसी टाइम पे एक जो लेडी थी डी, वो प्रेग्नेंट थी और वो उस एक्सीडेंट की एरिया से थोड़े दूर पे थी। मतलब उनके सामने ही एक्सीडेंट हुआ था पर वो काफ़ी दूर थी उससे। बट अब जब एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जो दोनों लोग थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है, उस टाइम पे डी का मन होता है कि वो भी चल के देखें कि आखिर हुआ क्या है। जब वो वहां पे आती हैं तो वो बहुत सारा खून वहां पर डला हुआ पाती हैं और खून को देख के ही उनको काफी अनईज महसूस होती है। अब इसके कुछ महीनों बाद जब वो देती हैं अपना प्रेगनेंसी का बच्चा देती हैं तो उनके स्टिल बॉर्न होता है और ये बोलती हैं वो कि जो ये स्टिल बॉर्न हुआ है इसी वजह से हुआ है क्योंकि उस दिन मैंने उतना सारा खून डला हुआ देख लिया था। तो अब इस केस में कोर्ट ये बोलता है कि ये बिल्कुल भी रीजनेबल फोर्सेबल नहीं है। पहली बात तो जहां पर एक्सीडेंट हुआ था आप उससे दूर थी, आप खुद चल के आई हैं, आपने खुद चल के आके यहाँ पर खून देखा है और फिर कुछ महीने बाद अगर आपका बच्चा स्टिल बॉर्न हुआ है तो आप ये नहीं कह सकती कि उस एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट के खून की वजह से मेरे बच्चा ऐसा हुआ है। कोर्ट ने बोला कि ये रीजनेबल फोर्सेबल नहीं है और यहाँ पर आप फर्स्ट हैंड नहीं प्रेजेंट थी, आपने खुद अपने आंखों के सामने सब कुछ नहीं देखा है। आप खुद चल के आई हैं और आपने बाद में वो खून और वो सब कुछ देखा है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर डैमेजेस नहीं दिए जाएंगे। तो यही थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट केसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।